सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से यूपीएससी के बारे में। जो मेरी अभी तक जर्नी रही है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब मैंने शुरू करा यूपीएससी, मतलब मेरे साथ तो थोड़ी चीज़ें थी कि हाँ, मुझे सबसे पहले मैंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करा। एंड क्योंकि फैमिली ने कराया कि हाँ चलो डीएलएड कर लो, जॉब रहेगा, एक अच्छा रहेगा, उसके बाद से शुरू करना। तो मैंने फाइनली डीएलएड करा एंड टेट सीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद में 1-1.5 साल तक एसटेट की प्रिपरेशन भी करी। फिर जॉब वैकेंसी ही नहीं आई, आप सबको पता है, वो अभी तक नहीं आई। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मतलब ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल चला गया, 4 साल। एंड देन उसके बाद मैंने यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर किया था। यूपी पीसीएस में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, बट डॉक्यूमेंट इशू की वजह से मेरा मेंस नहीं हो पाया। तो इन सब चीज़ों में जो भी जर्नी रही है, मैं आप सबके साथ सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि मैंने खुद की गलतियों से या फिर खुद का जो कुछ जूझ के, खोज के, भटक के जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो इससे अगर किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे जिन लोगों का अभी अभी मतलब यूपीएससी के बारे में सोच लिया है और वो 12th फाइनल कर चुके हैं, मतलब आजकल तो मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी बुआ के लड़के हैं, तो उन लोगों ने भी 12th जैसे कंप्लीट किया है। तो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान है कि मतलब हाँ हमें क्या करना चाहिए। और जैसे मतलब पता चल जाता है ना 12th के बाद कि हमें किस साइड जाना है। तो अगर आप 12th के बाद ही आप चाहते हैं कि हाँ यूपीएससी हमें करना है और बिल्कुल ये 3 साल ग्रेजुएशन के साथ साथ मुझे फुल्ली यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, तो क्या करें। या फिर जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बस सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, आइडिया नहीं है, इन सब से चीज़ों से रिलेटेड मैं आप सबसे आज बात करना चाहती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो लोग बिल्कुल अभी शुरू करना चाहते हैं, तो देखिए, अगर आपसे किसी ने कह दिया या 1-2 रील आपने देख लिया यूट्यूब पे कि भाई आईएएस के पास ये पावर होती है, ये देखिए आईएएस की ढांसू एंट्री होती है, अरे भाई आईएएस को ये चीज़ें मिलती हैं, तो हमें भी अब आईएएस करना है, तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब ये सब चीज़ें जो मोटिवेशन देती हैं आपको ना, वो बस कुछ दिनों की हो सकती हैं, कुछ महीने की हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि 2 से 3 महीने की हो जाए। उसके बाद जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ अब हम कहाँ आए हैं। तो फिर वो आपके साथ लॉन्ग वे में जा ही नहीं सकता, वो कुछ दिन बाद आप फिर डिमोटिवेट होकर, परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करिए कि हाँ आप क्या चुनना चाहते हैं, आप किस साइड जाना चाहते हैं। और अगर आपका सब कुछ जानने के बाद भी ये लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे यूपीएससी चुननी है या फिर मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तब आप डिसाइड करिए। तो डिसाइड करने के बाद सबसे पहले जो हमारे सामने चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले तो मतलब मैंने भी क्या किया था कि बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो सुनी थी, टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुनी थी, सब कुछ फॉलो करा था, और फिर बुक वगैरह का मैंने वहीं से एक प्रॉपर लिस्ट बनाया था। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि हाँ आपको यूपीएससी करनी है, तो अब आप लोग क्या करिए, पहला काम जो होता है वो हमें सबसे पहले तो उसके कंटेंट को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले तो मतलब कुछ लोग कहते हैं कि डायरेक्ट क्या करें कि हाँ हमने डिसाइड किया एंड कोचिंग ले लिया। मैंने कोचिंग लिया है, मैं ये नहीं कह रही, बट मतलब तुरंत नहीं ले लिया था कि हाँ तुरंत ही ले लिया। तो सबसे पहले मैंने जो किया था, वो सबसे पहले क्या किया था कि सिलेबस डाउनलोड करा था, प्रीलिम्स का एंड मेंस का। जब सिलेबस डाउनलोड करा तब मुझे लगा कि भाई ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है सब्जेक्ट इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि मुझे समझ में आ रहे थे, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही है। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, बट कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरे से बिल्कुल कतई नहीं हो पाएगा। तो मैंने सबसे फर्स्ट क्या किया था कि 6 to 12 एनसीईआरटी मैंने सोचा कि पहले इसको टाइम रहते कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग मेरी बात माने, मतलब जितना मैं आप सबसे बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले मैंने जो शुरुआत करी थी वो स्टैंडर्ड बुक पे मैं बिल्कुल भी नहीं गई थी। मैंने सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी से ही शुरू किया था, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी मेरे पास थी उस टाइम पे, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से ही शुरू किया था। तो अब एनसीईआरटी भी आप अगर खुद से पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल तुरंत आपके समझ में नहीं आती हैं, तो मतलब आप एनसीईआरटी के लिए भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खुद ही से करें, जिस भी टीचर का आपको लगे यूट्यूब पे आप डाल के देख सकते हैं, उनसे आप एनसीईआरटी को भी समझ लीजिए। बट हाँ, ये नहीं कि अब आप एनसीईआरटी लेकर ही 6 मंथ बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अपना टारगेट बना लीजिए 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने का, कि इतने दिनों में मुझे एनसीईआरटी खत्म करनी है। एक बार जब आप एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं ना, जैसे अभी आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी खत्म कर ली, तब आपको अब एम लक्ष्मीकांत जब आपके हाथ में आएगा ना, तो आपको कोई भी ऐसा वर्ड ऐसा लगेगा नहीं कि आप इससे परिचित नहीं है, आप बिल्कुल जानते ही नहीं है इसको, सब बिल्कुल आपके समझ में नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वो भी अच्छे से पढ़ रखी है। एंड उसके बाद ऐसे ही सेम ज्योग्राफी का, ऐसे ही हिस्ट्री का, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके स्टैंडर्ड बुक पे आते हैं, तो मैं सच बताऊं आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। और एक आपके मन में ना ये जो मतलब कि क्या है कि हवाबाजी में चल रही हैं चीज़ें, ये समझने में बहुत आपको मतलब बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता है, और चीज़ें आपको बेहतर समझ में आती हैं।
लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी उठाने से पहले भी सबसे पहले आप, मैंने जैसा कहा है कि सिलेबस जरूर रख लीजिएगा। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के आप अपने पास रख लीजिए, चिपका लीजिए उसको कहीं पे, या फिर फ़ोन से ही आप लेकर पेन से भी लिख के चिपका सकते हैं, जैसा भी आपको सही पड़े उस हिसाब से अपना कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद जब सिलेबस हो जाए तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर आप नेट से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी करके जिस तरीके से भी आप चाहें तो, या फिर आप उसको ले लीजिए, प्रीलिम्स का भी एंड मेंस का भी। तो जब आप क्वेश्चन और सिलेबस दोनों के साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको फिर समझ में आएगा कि आपकी दिशा जो है ना वो बिल्कुल सही सीधी है और सही है, आप किसी गलत दिशा में नहीं हैं। और अगर आप गलत दिशा में नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको कोई भी चीज़ आपके सामने धुंधली नहीं रहेगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले किया था एनसीईआरटी कंप्लीट करा था। एंड एनसीईआरटी कंप्लीट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आपने 1.5 महीने में 3, मतलब कंप्लीट का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लगाकर अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, उस पर अपनी कमांड बना रहे हैं, तो बाद में बीच बीच में अगर आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, वो कोई नहीं है, क्योंकि हर इंसान कोई भी रोबोट नहीं है कि एक बार में उठाया और सब रख लिया। रिवीजन आप जितना करते रहेंगे उतनी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में बनी रहेंगी। तो ये चीज़ करना है एनसीईआरटी के साथ। एंड जब आप एनसीईआरटी कर लें तो बाकी स्टैंडर्ड बुक तो हर एक टॉपर के मुँह पे वही सेम होती है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ठीक है, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम, फिर हर किसी के लिए जो मतलब है बुक वो आप सबको पता है, तो बुक की लिस्ट मैं आप सबको नहीं बता रही हूँ। तो अब ये हो गया कि मतलब आप एनसीईआरटी से बुक पे जाएं, और एनसीईआरटी से स्टैंडर्ड बुक पे आने के बीच में आपके पास ये जो 2 चीज़ें हैं, सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स मेंस, ये आपके पास होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब फिर दूसरी बात आते हैं सेल्फ स्टडी एंड कोचिंग की। तो कोचिंग की मैं आपको बताऊं, जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट आप कवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसमें बिल्कुल टाइम मत लगाइए। अगर आपकी एनसीईआरटी हो जा रही है तो मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप अकेले कवर नहीं कर सकते, आपको किसी टीचर की हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हेल्प ले लीजिए, क्योंकि आपको करना आपको है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलरेडी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा इसमें वैसे भी टाइम लगने वाला है। तो अगर आप पहले डिसीजन लेने में भी टाइम लगाएंगे तो बहुत देर होगा। तो आप क्या करिए, उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को समझ लीजिए कि हाँ आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कोचिंग ले लीजिए। एंड क्योंकि कोचिंग, देखिए कोचिंग का मतलब ये नहीं होता कि मतलब अब जैसे मैंने कोचिंग लिया है, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये नहीं है कि मैं फुल्ली उसी पे डिपेंड हूँ कि भाई मतलब ठीक है इतना, जितनी लाइनें सर ने लिखवा दी हैं, जितनी लाइनें सर ने बोल दिया है, मुझे उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा मैंने कसम खा के रखी है मुझे कुछ नहीं पढ़ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोचिंग आपको एक दिशा दिखा देती है, एक डायरेक्शन दिखा देती है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, बट वो रास्ते पे आपको खुद चलना है। और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आप, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता कि मतलब एक चीज़ आपको बोले भाई एनसीईआरटी पढ़ लो इससे काम हो जाएगा, भाई स्टैंडर्ड बुक कर लिया इससे काम हो जाएगा, नहीं। हर टॉपिक पे जब तक आप खुद जूझेंगे नहीं, हर टॉपिक को जब तक आप, जैसे मैंने अभी एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सर ने मुझे वो टॉपिक पढ़ाया, उसका मैंने नोट्स बनाया, ठीक। अब नोट्स बना लिया, नोट्स को बनाने के बाद सर ने वो टॉपिक मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया, ठीक। फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको ऑलरेडी मैं, अगर वो टॉपिक मुझे एनसीईआरटी में मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, मुझे रिकॉल हो रहा है, तो मैं एनसीईआरटी पे दोबारा से जाती हूँ, उस टॉपिक को पढ़ती हूँ। अब 1-2 लाइनें अगर सर ने वहाँ पे स्किप कर दी है तो मैं वो लाइन वहाँ पे ऐड कर लेती हूँ एनसीईआरटी से, ठीक है। अगर एनसीईआरटी का नहीं है तो मुझे जो दृष्टि की बुक मिली है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो मेरा उस बुक में रह जाता है, तो मैं उस बुक को उस लाइन में बिल्कुल कर लेती हूँ। उसके बाद अगर वो टॉपिक, जैसे मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, ठीक है, तो वो पहले सर की क्लासेस हो गई, फिर बुक से कुछ छूटा हुआ है, एनसीईआरटी का ऐड किया, क्लासेस का ऐड किया, एनसीईआरटी का ऐड किया, ठीक है। फिर वही टॉपिक ऐसा है कि करंट में चल रहा है, ठीक है, आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप कोई मतलब ऑनलाइन कुछ भी, मतलब जो भी आप रिसोर्सेज करंट के लिए फॉलो कर रहे हो, तो उससे जो वो टॉपिक आया ना, उस टॉपिक में करंट में चीज़ें क्या चल रही है वो भी आप ऐड ऑन करते चलिए। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन उसके बाद इस तरीके से जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा ना, कि क्लासेस भी हो गई, बुक से भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक था वो लर्न कर लिया, 1-2 लाइनें जो भी आपकी थी लर्न कर लिया, लिख लिया वहाँ पे, उसके बाद करंट भी ऐड कर लिया। जब इतना कंप्लीट करने के बाद आप फुल्ली उस टॉपिक को या इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब आप रिवीजन पे जाएंगे गाइस, तो आपका रिवीजन जब होगा ना, तो वहाँ पे आपका कुछ छूटेगा नहीं। और इस तरीके से जब अपने क्वेश्चन पे जाएंगे तो वो टॉपिक, अब आपका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट आपका उस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो चुका है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो यकीन मानिए कि आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे एंड मेंस का भी आप आंसर राइटिंग बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल यहाँ क्लियर करना ही पड़ेगा हर टॉपिक में। अगर नहीं है क्लियर तो आप नेट की हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी कोई भी टॉपिक आप जो भी टॉपिक ऐसा है, इवन मैं तो क्या करती हूँ कि एक वर्ड जो मुझे नहीं समझ में आता ना, मैं उसका अच्छे से गूगल करती हूँ, क्योंकि हमारे पास जब वो चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, तो उनको फॉलो करिए और अच्छा खासा
वर्ड को भी समझना बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वालों की यही प्रॉब्लम है कि मतलब हमें इंग्लिश में भी हमारे हाथ तंग है और हिंदी भी हमें कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी जूझ लीजिए जितना भी टाइम है, क्योंकि पेपर में जाने के बाद जूझने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपका साल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, कोचिंग एंड सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बात करी एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक की, फिर कोचिंग की बात करी, सेल्फ स्टडी की। तो कोचिंग आपको एक डायरेक्शन दे देगी, एक दिशा दे देगी, फिर भर भर के आपको वहाँ पे भी उसके बाद सेल्फ स्टडी करना होगा, खुद से जूझना होगा, हर टॉपिक को कवर करना होगा, तो वो चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये हो गया। एंड अब बात करते हैं सीसैट के लिए। तो मैं 25 में देने वाली हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 में अपेयर हो रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 26 में होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 12th करके अभी बैठे हैं, बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे सीसैट जो है बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि उनका जीएस तो 1 तो क्लियर हो जाता है, लेकिन सीसैट में रह जाते हैं, क्योंकि जबकि जीएस में कितना ज़्यादा सब्जेक्ट है, वो हो जाता है अच्छे खासे मार्क्स से, लेकिन सीसैट में रहते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनली मैथ बहुत वीक है, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम मैथ में होती है। फिर पैसेज पे अगर हम जाएं कि सोचे कि सिर्फ पैसेज और रीजनिंग कर लेंगे, तो वहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कि सारे आंसर आपको सेम ही लगते हैं, मतलब समझ में ही नहीं आता कि आप किस पे जाएं। तो मैं आप सबसे ये कह रही थी कि अभी जो 25 वाले हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मेरा, हाँ मैं मानती हूँ इस चीज़ को, जो भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट मैंने कर लिया ना कि मेरा सीसैट मतलब मैथ में मुझे अभी से करना पड़ेगा। तो मैथ के ऐसे ऐसे टॉपिक, मैंने 10 साल के पीवाईक्यूज देखे, ऐसे टॉपिक जो हर बार ही रिपीट हुए हैं, वो टॉपिक पे आप अपना कमान बना लीजिए। मैंने ऐसे ही शुरू किया है, मतलब मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ पिछले 2 महीने से, आपको मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि भाई जो लोगों का मैथ सही है वो हो सकता है एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ लें, उनका हो जाए, या हो सकता है वो केवल प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस की करके चले जाए, उनका हो जाए। बट हर किसी के अकॉर्डिंग आप नहीं चल सकते, आपको अपने स्ट्रेंथ के, अपने वीकनेस के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो मैंने अभी से क्या किया है कि मैंने कंप्लीट अपना अभी से मैथ एंड रीजनिंग, सीसैट को मैं अभी आपसे बता दूं, मैं 1 से 1.5 घंटे अभी से दे रही हूँ सीसैट को, और वो मुझे सीसैट तक देना ही पड़ेगा। उसको उसमें मैं ये नहीं देखूंगी कि अरे भाई मेरा 1.5 घंटे सीसैट में अभी से जा रहा है, क्योंकि वो मुझे करना है, बिना उसके तो मैं कुछ नहीं होने वाला ना, बिना उसके लिए तो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो अगर मैं उसको टाइम नहीं दूंगी तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी। तो यही है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए टाइम रहते हुए, और अगर आपका लग रहा है कि हाँ मैथ वीक है और आप 26 में अपेयर होने वाले हैं, तो सीसैट पे फोकस करिए, क्योंकि सीसैट पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो जीएस में कितना भी अच्छे मार्क्स ले आइए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइज इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैंने मतलब इतना इस तरीके से अपनी चीज़ों को किया था कंप्लीट। हाँ, अगर आपको ये बात बता दें तो जैसे देखिए मेंस की प्रिपरेशन आपकी जो मैं अपना टारगेट लेके चल रही हूँ कि मतलब दिसंबर तक मेरी जो अभी तैयारी है वो प्रीलिम्स मेंस कुछ भी अलग नहीं है, सारी चीज़ों को मैं कंबाइन करके कर रही हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब 1-2 दिन मैं बीच में केवल मेंस पे फोकस कर लूँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट अभी ये चीज़ दिसंबर तक मेरी चलेगी गाइज। मतलब मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ऐसे करके तैयारी करूँगी, लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी से मेरा जो पूरा फोकस होगा वो प्रीलिम्स का होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो कहते हैं ना कि हर एस्पिरेंट अपना 110% देता है, मैं ये नहीं कहती कि कोई नहीं देता है, जिसने भी डिसाइड किया वो मेहनत करता है, बाकी तो चीज़ें देखते हैं कि क्या ही हो सकता है। तो दिसंबर तक मैं अपना मेंस और प्रीलिम्स का इस तरीके से प्रिपरेशन करूँगी, एंड दिसंबर के बाद से मैं प्रीलिम्स पे पूरा फोकस्ड हो जाऊंगी। और बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में, तो जो लोग भी मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है। क्यों हिंदी लिटरेचर है ये भी पता होगा आप सबको, मैंने बताया होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मतलब वो था, तो मेरा इंटरेस्ट भी था, रिजल्ट भी ठीक ठाक था, तो मैंने हिंदी लिटरेचर ले लिया। सबसे अच्छी बात थी कि करंट ऐड नहीं करना था, तो मुझे सही लगा। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शनल भी दिसंबर तक एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए गाइस। तो आप लोग अपना एक टारगेट बनाइए, मैं 3 टारगेट लेके चलती हूँ, डेली का, वीकली का, मंथली का, और इस हिसाब से अपने टारगेट बनाइए। डेली का कोशिश करिए 100% की डेली का टारगेट डेली अचीव कर ले जाएं। अदरवाइज अगर 1-2 टॉपिक छूट भी जाता है तो उसको नेक्स्ट डे अपना ऐड करिए कंप्लीट अपने टारगेट को। एंड जो भी है, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने ठान लिया है कि आपको तैयारी करना है तो आप कंटिन्यूटी के साथ बने रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा करना है, बहुत, क्योंकि आप एक ही अगर आपने निकाला है कि आप 6 ही घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 6 घंटे पढ़ें तो आप डेली 6 घंटे पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ रहे फिर 2 दिन नहीं, तो फिर आपका क्या हो जाती है चीज़ें, फिर वो गड़बड़ होने लगती हैं, ठीक है। तो आप जितना भी टाइम दीजिए खुद को, डेली दीजिए टाइम को। और हाँ, अपने आप में आप अपने आप को 100% समझिए। मतलब मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब मैं भी परेशान हो जाती हूँ, रो लेती हूँ भर भर के, फिर मुझे लगता है कि नहीं भाई, रोने से भी कुछ नहीं होने वाला, किसी के आगे दुखड़े रोने से भी कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अपने हिसाब से होने वाला है, ठीक। आप ही करेंगे तो कुछ होगा।
तो अपने मन को ना हमेशा एकदम बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, निगेटिव लोगों से दूर रहिए और अपनी स्टडी पे फोकस करिए, ज़रूर आप सफल होंगे। और गाइस मैं अब यहीं पे अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरी छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जा पाए और आप लोग मेरी इस छोटी सी कोशिश को खूब ढेर सारा सपोर्ट करिएगा।